चलिए अब रुक करते हैं उन खबरों का जो आज अखबारों की हेडलाइंस बनी है, यानी कि फ्रंट पेज पर उनको जगह मिली है। तो पहली खबर अमर उजाला से, जनधन खाते में जमा पैसे आप ही का और इसे लौटाना मत। पीएम मोदी ने कल अपने बयान में ये कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुरादाबाद में जनसभा का से ऐलान किया उन्होंने कि गरीबों के जनधन खातों में जो पैसा जमा होगा वो गरीबों का ही हो जाएगा। जनधन खाते में काला धन जमा करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे और सरकार एक ऐसा फॉर्मूला लाने जा रही है जिससे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा और जिस गरीब के खाते में पैसा जाएगा वो उसी का हो जाएगा। नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारों की आलोचना करने वालों को ये एक करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से रोजमर्रा की चीजों के लिए कतार में खड़ी आम जनता की अब ये आखिरी कतार है। उन्होंने गलत जानकारी और हताशा फैलाने की कोशिश करने वालों की भी आलोचना की। मुरादाबाद में भाजपा की परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जिन जनधन खाता धारकों के खातों में दूसरे लोगों ने पैसा जमा कराया है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा जो है वो उन्हीं का हो जाएगा जिनके खातों में ये पैसा डला है और जिन्होंने ये पैसा डाला है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अगली खबर दैनिक भास्कर की, 50 करोड़ लोग हो सकते हैं कैशलेस, लेकिन पेमेंट के तरीके में कुछ कमियां हैं। देश में करीब 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। लोगों के पास 73 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैं। इनके अलावा जिनके पास खाते और इंटरनेट नहीं है उनके लिए भी कैशलेस लेन देन के तरीके हैं, यानी कम से कम 50 करोड़ लोग तो आज ही कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन कैशलेस के इन तरीकों में कुछ कमियां भी हैं जिनसे दो चार होना पड़ सकता है। जैसे कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, पेमेंट में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और इसका जो उपयोग होगा वो थोड़ा सा लिमिटेड होगा, वो थोड़ा सा सीमित होगा। तो थोड़ी सी कमियां जरूर हैं, लेकिन 50 करोड़ लोग हो सकते हैं कैशलेस और पेमेंट के तरीके में थोड़ी सी कमियां जरूर हो सकती हैं। अगली खबर जनसत्ता से, जनसत्ता की खबर में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र बनाए विशेष कानून, ये हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश मिला है। और इस खबर में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गंगा संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने और गंगा के उद्गम स्थल गौमुख को लेकर गंगा सागर तक 5 राज्यों के लिए 3 महीने में अंतर्राज्य परिषद गठित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह के खंडपीठ ने वकील लतल मिगलानी द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को दिए अपने आदेश में कैग को गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जारी धन का ऑडिट कर राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने के लिए कहा है और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया है कि जो भी उद्योग इसके आसपास बने हैं, जो जिनकी जो गंदगी है वो गंगा में जाती है, उनको भी तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। और ये भी कहा गया है कि पहले भी इन उद्योगों को नोटिस भेज दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अनसुनी की इन बातों की और अब ये सख्त निर्देश आए हैं हाईकोर्ट की तरफ से कि तमाम उन उद्योगों को बंद करवाया जाए जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। तो और जनसत्ता की ही एक और खबर, हजारों करोड़ की अघोषित आय का खुलासा, कल लापता महेश शाह शिकंजे में। आय घोषणा योजना के तहत 13,860 करोड़ रुपए की भारी भरकम अघोषित आय का खुलासा करने वाले अहमदाबाद के एक गुजराती टेलीविजन चैनल पर अचानक प्रकट हुए और दावा किया कि वो धनराशि उनकी नहीं बल्कि कुछ बड़े कारोबारियों और राजनेताओं की है। इसके तुरंत बाद आयकर विभाग ने पूछताछ के लिए उन्हें पकड़ लिया। सितंबर में समाप्त हुई केंद्र सरकार की IDS योजना में कुल 65,000 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा किया गया था, जिसमें अकेले शाह का हिस्सा 20% बैठता है। तो ये एक बड़ी खबर जनसत्ता में। दैनिक जागरण की बात हमने की और दैनिक जागरण की खबर जो है वो हमने आपको बताई, गरीब क्या काम आएगा जन धन खातों में काला धन। वही खबर, यानी कि अगर कोई भी गरीबों के खाते में जनधन खातों में कोई भी अगर पैसा डालता है तो वो उसी का हो जाएगा जिसके खाते में ये गया है और जिसने ये पैसा उसके खाते में डाला है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये है आज की अखबार की सुर्खियां। अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब के अमृतसर में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ हार्ट ऑफ एशिया का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन के लिए एशिया में शांति और आपसी सहयोग के साथ अफगानिस्तान की हालत प्रमुख मुद्दे होंगे। आतंकवाद की समस्या भी सम्मेलन में मुख्य रूप से उठेगी।
माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरेगा। पाकिस्तान के दल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज कर रहे हैं और सरताज कल रात ही अमृतसर पहुंच चुके हैं। भारत, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 17 सहयोगी देशों के प्रतिनिधि भी शिरकत कर रहे हैं। I think terrorism is a relevant forum in every forum because it's an international phenomenon now, and the whole world should come together to fight terrorism. और हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में मुख्य तौर पर अफगानिस्तान, आतंकवाद, कट्टरवाद और चरमपंथवाद के खतरे पर विचार किया जाएगा। भारत, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 17 सहयोगी देशों के प्रतिनिधि भी शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शिरकत करने अमृतसर पहुंचे। रविवार को प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ हार्ट ऑफ एशिया के मुख्य सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। मुख्य सम्मेलन से पहले बैठक को लेकर मुद्दे तय किए गए। सम्मेलन के लिए एशिया में शांति और आपसी सहयोग के साथ अफगानिस्तान की हालत प्रमुख मुद्दे होंगे। आतंकवाद की समस्या भी सम्मेलन में मुख्य रूप से उठेगी। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरेगा। पाकिस्तान के दल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज कर रहे हैं। अफगानिस्तान हार्ट ऑफ एशिया का स्थायी अध्यक्ष है, जबकि भारत इस साल सह अध्यक्ष होने के नाते सम्मेलन का मेजबान है। सम्मेलन में पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस और अफगानिस्तान समेत करीब 40 देश भाग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में मुख्य तौर पर अफगानिस्तान, आतंकवाद, कट्टरवाद और चरमपंथ के खतरे पर विचार किया जाएगा। भारत, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 17 सहयोगी देशों के प्रतिनिधि भी शिरकत कर रहे हैं। हार्ट ऑफ एशिया समिट के लिए अमृतसर पहुंचे PM मोदी ने स्वर्ण मंदिर में सेवा दी। उन्होंने लंगर में बैठे लोगों को भोजन परोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी मौजूद थीं। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने आए विभिन्न देशों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भी गुरु नगरी का भ्रमण किया। उन्होंने श्री दरबार साहिब में दर्शन किए और माथा टेका। इसके अलावा वो जलियांवाला बाग गए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और नोटबंदी के जरिए काले धन को सफेद करने के विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बैंक खातों में सिर्फ पैसे जमा कर देने से काले धन को सफेद नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री ने कहा कि पैसे जमा करने वाले टैक्स देने की जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। लगाना आपका काम है, मैं काहे को इस पे लगाऊं? मतलब जो आया भी है व्यवस्था में, वो आने से व्हाइट तो नहीं बन जाता, उस पर टैक्स तो लगता है ना व्हाइट बनने से पहले। By just depositing it, you don't avoid the responsibility of paying tax. और केंद्र के इनकम डिक्लेरेशन स्कीम यानी IDS के तहत 13,860 करोड़ रुपयों की घोषित आय का खुलासा करने वाले गुजरात के व्यवसायी महेश शाह को आयकर विभाग ने हिरासत में ले लिया है। इसके ठीक पहले वो मीडिया के सामने आए थे और ये दावा किया था कि उन्होंने कमीशन के लालच में कुछ लोगों के कहने पर पैसे का खुलासा किया था। शाह ने कहा कि वो IT अधिकारियों के सामने लोगों के नाम बताएंगे। उन्होंने कहा कि जिनके पैसों का खुलासा IDS के तहत हुआ वो अंतिम वक्त में पीछे हट गए, इसलिए वो टैक्स की पहली किश्त नहीं भर पाए। हालांकि शाह ने माना कि उन्होंने गलती की और जल्द ही सारी बातों का खुलासा करेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने शाह के घर और उनके CA के ऑफिस और घर पर 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक जांच की थी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का डंका बजाने के लिए कांग्रेस हर रणनीति अपना रही है। 27 साल से पड़े जीत के सूखे को वो अब इस विधानसभा चुनाव में दूर करना चाहती है। इसी सिलसिले में अब कांग्रेस की नजरें हैं दलित वोटर्स पर।
कांग्रेस की नजरें अब टिकी हुई हैं और कांग्रेस 4 दिसंबर को दलित सम्मेलन का आयोजन करेगी और इसके बाद यूपी की सभी रिजर्व विधानसभा सीटों का दौरा भी करेगी। इसके लिए कांग्रेस ने 85 टीमें बनाई हैं। ये टीमें 4 दिसंबर से यानी आज से आरक्षित सीटों वाले क्षेत्रों पर दौरा करेगी। ये टीमें गांव तक जाएगी और दलितों के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद करेगी, जिससे आने वाले चुनाव में दलित वोटर्स कांग्रेस को वोट कर सके। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने इसकी पूरी प्लानिंग खुद की है। इस पूरे सम्मेलन में हाल ही में दलितों पर हुए हमले को उदाहरण के तौर पर रखा जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ विक्रम मिश्रा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है कांग्रेस और तमाम वो मुद्दे हैं इस बार जो वो उठा सकती है, जिनको वो भुना सकती है, क्या लगता है कितनी कारगर साबित होगी? क्योंकि दलित वोट बैंक जो है वो बीएसपी के साथ भी काफी हद तक है। देखिए तमन्ना, अगर बात किया जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस जिस तरीके से 27 साल यूपी बेहाल की यात्रा से शुरुआत करती है, शुरुआत के बाद से किसान पत्र के माध्यम से, किसान आंदोलन के माध्यम से राहुल गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश को मथते हैं। विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के जरिए ये भी कोशिश की जा रही है, इस मथने के जरिए, इस यात्राओं के जरिए ये कोशिश की जा रही थी कि किसानों के मसले, दलितों के मसले, गाँव जमीन के मसले, इन तमाम मसलों को लेकर के जनता के बीच जाया जाए, उन जनता की आवाज को बुलंद किया जाए। यही कारण रहा है कि पहले राहुल गांधी, फिर प्रशांत किशोर की पूरी क्यू टीम जो है वहां पर मुआयना करती है। उसके बाद से गुलाम नबी आजाद जो प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो दलितों के सम्मेलन का एक आयोजन का एक खाका खींचते हैं, जिसपे राहुल गांधी की भी संस्तुति मिल जाती है। तकरीबन 85 टीमें जो हैं, कोर टीमें जो बनाई गई हैं, वो सुरक्षित सीट जहां जहां भी हैं वहां पर जाएंगी और वहां पर दलितों के मसलों को लेकर के रायशुमारी की जाएगी कि आखिर क्या उनके मसले हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, जिन मसलों को लेकर के वो 27 सालों से आवाज कांग्रेस उनकी बुलंद कर रही थी, लेकिन अभी तक वो सत्ता से दूर रही है, इस वजह से उनकी आवाज नहीं बन पाई। इन सभी मसलों को लेकर के कहीं ना कहीं रायशुमारी की जाएगी। पीएल पुनिया की टीम जो है वो बाराबंकी में आज से शुरुआत करने वाली है। आपको बता दें कि वो जनजातीय मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से कि इन सभी मसलों को लेकर के, तमन्ना, ये कोशिश की जा रही है कि इन सभी मसलों को लेकर के जो उनके परंपरागत वोट कांग्रेस के रहे हुए हैं, चाहे वो दलित रहे हो, चाहे वो ब्राह्मण रहे हो, चाहे वो बनिया रहे हो, लेकिन दलितों का तकरीबन 23% की आबादी जो है उन मसलों को लेकर के ये खींचने की कोशिश की जा रही है, जिससे 27 साल का जो सूखा है कांग्रेस का उसको दूर किया जा सके। दूसरी अहम बात यह है कि दलितों और मुस्लिमों का वोट अगर तमन्ना मिल जाता है कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि कांग्रेस एक किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी और सरकार बनाने के काफी करीब पहुंच जाएगी। यही कोशिश है कि दलितों के मसले के साथ यह कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं या फिर मुस्लिम दलित जो हैं उनको भी लुभाया जाए, उनको भी तमाम उन मसलों से जोड़ा जाए जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, उससे जोड़ा जाए और जोड़ने के साथ उनको कांग्रेस का वोट बैंक एक मजबूत वोट बैंक बनाया जाए। क्योंकि बसपा के परंपरागत वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं बसपा के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बनिया ब्राह्मणों का जो गठजोड़ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बसपा दोनों के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यादव और मुस्लिम जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दलितों में अभी भी एकजुटता नहीं है, ब्राह्मण वोट बैंकों में भी अभी एकजुटता नहीं है। तो यही कोशिश है कि तमाम इन मसलों को लेकर के कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई हुई है और इस रणनीति के तहत पूरे जिलेवार जहां जहां भी सुरक्षित विधानसभा सीटें हैं वहां पर जाकर के एक तरीके से सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज से उस सम्मेलन की शुरुआत होगी और पहली टीम जो है वो बाराबंकी से शुरुआत करेगी पीएल पुनिया के नेतृत्व में। तमन्ना जी, विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये दलित सम्मेलन जो है उसमें क्या चीजें होंगी, किस तरह का ये कार्यक्रम होगा और कौन कौन इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा, क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम में? देखिए शुरुआत जो है वो दलित सम्मेलन की जो है मैंने पहले ही बताया कि बाराबंकी से इसकी शुरुआत होनी है, पीएल पुनिया इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उन विधानसभा सीटों पर जो सुरक्षित सीटें हैं उन सभी सीटों पर जाकर के एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन बहुत वृहद नहीं होगा क्योंकि इन सभी मसलों को लेकर के कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि मीडिया को दूर रखा जाए। कारण साफ है कि दलितों के बीच में जो बड़े नेता जाए, कद्दावर नेता जाए या कार्यकर्ता जाए, वो कोशिश ये की जा रही है कि वो उनसे बातचीत करें, रायशुमारी करें, उनकी दिक्कतों को समझे, जमीन से दोस्ती करें, मिट्टी से दोस्ती करें और साथ में उनको वोट बैंक बनाए। ये कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। दूसरी अगर बात देखा जाए तो पीएल पुनिया के साथ तमाम जो बेनी प्रसाद वर्मा है, इसके अलावा तमाम और भी कद्दावर बड़े नेता जो हैं, इन लोगों का सहयोग मिल सकता है। कारण साफ है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक फूट देखने को मिल रही है और पीएल पुनिया और बेनी प्रसाद वर्मा जो है वो कहीं ना कहीं पुराने मित्रों में से एक रहे हैं, तो ये भी एक गठजोड़ देखने को मिल सकता है कि एक सहयोग दिया जा सकता है। आपको याद होगा कि जब विधान परिषद का चुनाव हो रहा था तो साफ तौर पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार था या फिर यूं कहें कि जिस
तरीके से बेनी प्रसाद वर्मा ने कांग्रेस के उम्मीदवार की मदद की थी, उससे जाहिर हो गया था कि साफ तौर पर बेनी प्रसाद वर्मा अभी भी समाजवादी पार्टी से संतुष्ट या खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यह साफ तौर पर जाहिर होगा कि बेनी प्रसाद वर्मा भी एक फूट के तौर पर देखे जा सकते हैं। दूसरी अहम बात देखा जाए तो पीएल पुनिया के साथ वो कद्दावर नेता जैसे गुलाम नबी आजाद का भी आगमन हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जो है वो इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। तो इन तमाम बड़े नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दलित सम्मेलन में एक तरीके से आ सकते हैं, एकजुटता के साथ परिचय दे सकते हैं और साफ तौर पर दलितों के मसले को लेकर के रायशुमारी कर सकते हैं और इसको मैनिफेस्टो में अपने डाल सकते हैं। क्योंकि जब मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा तो मैनिफेस्टो में यह कोशिश होगी कि जो तमाम परंपरागत वोट हैं या बड़े वोटर हैं, यानी 23% की आबादी छोटी नहीं होती है तमन्ना, ये कोशिश होगी कि इनको मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं जगह दिया जाए और दलितों के मसलों को अगर सरकार बनती है तो उनको उठाया जाए। इन तमाम मसलों को लेकर के आज रायशुमारी होगी और दलित सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तमन्ना जी विक्रम, अगर दलित वोट बैंक कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है और जिस तरह से तमाम मुद्दे उठे हैं इस बार दलितों को लेकर और राहुल गांधी तमाम उन जगहों पर गए, उन लोगों से मिले, तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं मिल सकता है और अगर दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाता है तो जीत आसान हो सकती है कांग्रेस के लिए। देखिए तमन्ना, देवरिया से दिल्ली तक की जो यात्रा थी उसको साफ तौर पर इसी के मसले पे रखा गया था, क्योंकि रुद्रपुर से इसकी शुरुआत होती है देवरिया के, और रुद्रपुर जो है वो दलित बाहुल्य इलाका है, ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। कोशिश ये की गई थी जब खाटसभा किया गया था तो जितने भी दलित किसान थे उनको वहां पर बुलाया गया था। तो ये कोशिश शुरू से ही देखने को मिल रही थी और इसके साथ ही जिस तरीके से पूरा 2700 किलोमीटर का जो खाका तैयार किया गया था उसके जरिए जो उत्तर प्रदेश को मथा था उसमें जो रिजर्व सीटें थी उनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया था। यही कोशिश है कि दलित सम्मेलन के जरिए जो रिजर्व सीटें हैं वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता जो हैं वहां पर मौजूद होंगे, दलितों से रायशुमारी करेंगे और अगर दलित वोट बैंक निश्चित ही अगर कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है या फिर किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाता है तो वो सरकार बनाने के यानी किंग मेकर की भूमिका में सबसे ज्यादा करीब अपने आप को मानेगी, क्योंकि 23% की आबादी होती है और तकरीबन 30% के आसपास जो है वो सरकार का निर्धारण हो जाता है। तो ये कोशिश साफ तौर पर की जा रही है कि 23% का वोट बैंक जो है वो किसी भी तरीके से कांग्रेस के पाले में आए। यही कारण है कि राहुल गांधी ने ये पूरा ताना बाना बुना है। प्रशांत किशोर की क्यू टीम जो है वो लगातार इस मसले को लेकर के काम कर रही है। प्रियंका गांधी की भी डिमांड लगातार चल रही है। जो बड़े कद्दावर नेता हैं जैसे गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, इन तमाम नेताओं को यहां पर बुलाया जा रहा है। पीएल पुनिया ने इसकी शुरुआत कर दी है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि 23% की आबादी दलितों की जो है उसको अपने परंपरागत बने रहिए हमारे साथ। तो दलित सम्मेलन की शुरुआत आज से हो जाएगी और आज से दलित वोट बैंक्स पर टारगेट करेंगे कांग्रेस सरकार और अगर दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस का जुड़ जाता है तो काफी लाभ उसका कांग्रेस को मिल सकता है। और आगे बढ़ते हैं, सरकार इस बात की कोशिश में लगी है कि नोटबंदी के बाद जनधन खाते में जो पैसा आया है वो उन्हीं का हो जाए जिनके नाम खाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को मुरादाबाद में परिवर्तन रैली में इस बात के संकेत दिए हैं। अपने भाषण में उन्होंने विरोधियों पर कटाक्ष भी किया। मुरादाबाद में मोदी गरजे और जमकर बरसे। मोदी के पास इन दिनों विपक्ष पर बरसने का मुद्दा है। ये मुद्दा है नोटबंदी। परिवर्तन रैली में नोटबंदी पर विपक्षियों के हमले पर मोदी ने जनता से कहा कि देश के पैसे पैसे पर जनता का हक है। मोदी ने अपने भाषण में जनता की भावनाओं को खूब अच्छे से भुनाया। प्रधानमंत्री ने इस बात के भी संकेत दिए कि जनधन के खातों को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही है उस पर कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ये पैसा गरीबों का ही हो जाए। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं कि गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। उन्होंने इशारों में कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि आज कतार कतार चिल्लाने वाले नेता भूल गए हैं कि कभी मिट्टी के तेल और कभी चीनी के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी पर विपक्ष के हमलों का जवाब भी दिया। सरकार के मालिक, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वे पैसा निकालने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। उन्होंने लोगों को समझाया कि पैसा निकालने के लिए लाइन में लगकर पैसे निकालने की जरूरत नहीं होती। आपके मोबाइल में ही आपकी बैंक है, आपके मोबाइल फोन में ही आपका बटुआ है। अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं तो आप
मोबाइल फोन से जो खर्च करना है कर सकते हैं, खरीदना है खरीद सकते हैं। देश में 40 करोड़ स्मार्टफोन है, 40 करोड़। कम से कम 40 करोड़ लोग तो नोट के चक्कर से निकल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री शायद ये भूल गए कि देश की करीब 65% आबादी अनपढ़ है और देश के 40 करोड़ लोगों के पास बैंकिंग की सुविधा नहीं है। नोटबंदी के बाद से उत्तर प्रदेश में मोदी की ये चौथी रैली रही। इससे पहले गाजीपुर, आगरा और कुशीनगर की रैली में भी नोटबंदी के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष पर हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं विक्रम, जिस तरह की रैली कल प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, जिस तरह की रैली में ये तो स्पष्ट हो गया कि काफी जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और ये रैली सफल रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस रैली में नरेंद्र मोदी के जो तेवर देखने को मिले थे और जिस तरीके से जनधन खातों में जो अवैध पैसे जो हैं वो साफ तौर पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने ये संकेत देने की कोशिश की कि वो कानूनी रायशुमारी करेंगे और रायशुमारी के साथ ये कोशिश की जाएगी कि जनधन खातों में जिनके खातों में पैसे आए हुए हैं वो पैसे सरकारी तौर पर उनके हो जाएं, यानी गरीबों के हो जाएं। दूसरी बात, जिस तरीके से अरुण जेटली का लगातार बयान आ रहा है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं और आप अगर इनकम टैक्स बिना दिए ही उसको सफेद करना चाहते हैं, यानी बैंक में अगर आपने उन पैसों को जमा करा दिया और ये मान रहे हैं कि वो पैसे जो है वो ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल जायज नहीं हो सकता है। उसमें कहीं ना कहीं आपको जो टैक्स है वो टैक्सेशन से आपको रियायत नहीं दी जा सकती है, वो टैक्स आपको चुकाने पड़ेंगे। तो ये दोनों ही बातें जो हैं वो जनता के लिए काफी बेहतर हो जा रही हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भी संकेत देने की कोशिश की कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यानी यूपीए की जब गवर्नमेंट थी 10 सालों तक, तो उनको राशन के लिए, गैस के लिए, तमाम चीजों के लिए कतारें लगाने की जरूरत पड़ती थी, लाइनों में लोग खड़े रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दिक्कतों का समाधान नहीं हो पाता था। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, ये नरेंद्र मोदी बताने में कामयाब रहे कि उसके बाद से ये कतार जो है वो खत्म हो गए हैं। हालांकि नोटबंदी के बाद से वो कतार फिर से एक बार देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी जनता का समर्थन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमन्ना जी, और विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली के दौरान कहा कि जो काले धन में जो जिन्होंने जनधन खाते में पैसा डाला है वो गरीबों का हो जाएगा और उन पर नकेल कसी जाएगी जिन्होंने ये पैसा उनके खाते में डाला है। क्या माना जाए कि अब जो है प्रधानमंत्री मोदी और भी नए फैसले ले सकते हैं काले धन पर लगाम कसने के लिए? देखिए, लाजमी सी बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है एक ऐसी मुहिम छेड़ चुके हैं, उस मुहिम के चलते अगर ये मुहिम फ्लॉप होती है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर के उत्तर प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप जोन में आ जाएगी। कोशिश साफ है कि जब तक विधानसभा चुनाव है तब तक इस मसले को गरमाए रखा जाए और गरमाए रखने के साथ साथ नई नई जो चीजें हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए। आप अगर देख सकती हैं कि जिस तरीके से पहले नोटबंदी लाई जाती है, उसके बाद से गोल्ड जो है उस पर एक तरीके से निर्धारित लक्ष्य कर दिया जाता है कि जो विवाहिता है, अविवाहिता है, वो कितने कितने ग्राम जो सोने हैं वो रख सकती हैं। तो इन तमाम मसलों को लेकर के नरेंद्र मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि विधानसभा चुनाव तक नए मसलों के साथ कहीं ना कहीं इस पूरे सभी चीजों को गरमाए रखना है। आप एक चीज गौर कर सकती हैं कि यहां पर तमाम जो कांग्रेस के तमाम सम्मेलन चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तमाम रणनीतियां चल रही हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम चीजें जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जनता के बीच में अभी भी नोटबंदी को लेकर के ही रायशुमारी चल रही है। जनता अभी भी नोटबंदी के मसले को लेकर के ही चर्चा कर रही है, चाहे वो नुक्कड़ देखें या चौराहे देखें। तो साफ तौर पर जो एक कॉन्क्लेव है या फिर जो पूरा का पूरा एक सिनारियो है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी का आशय जब इंप्लीमेंट किया गया था तो उस इंप्लीमेंटेशन के साथ जो तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने सबसे ज्यादा हाय तौबा मचाया था। ममता बनर्जी सूबे में आती हैं, यहां पर आकर के धरना प्रदर्शन करती हैं, समाजवादी पार्टी जो है उसको कहीं ना कहीं साफ तौर पर समर्थन मिलता है, टीएमसी को समर्थन देती है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब ये पूरा का पूरा धड़ा जो है वो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन की राह पर तमाम चीजें निकली हुई थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन वो भी अब ठंडे बस्ते में चला गया है। तो इन तमाम चीजों को देख करके समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है नोटबंदी वाली, वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से कामयाब होती दिखाई दे रही है। तमन्ना, चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली कहीं ना कहीं काफी सफल रही है और नोटबंदी को लेकर चाहे जितनी भी राय हो, कईयों का कहना है, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि अच्छा फैसला है, लेकिन हाँ तैयारियों में थोड़ी सी कमी थी। लेकिन अब जिस तरह से काले धन पर नकेल कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी नए नए तरीके लेकर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता को थोड़ी सी संतुष्टि जरूर हो रही है। और कल की रैली में साफ हो गया कि
काफी हद तक अब जनता प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के साथ है। बेशक कितनी भी मुश्किलें जनता को उठानी पड़ रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की मुरादाबाद रैली के तुरंत बाद कल बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि नोटबंदी पर मोदी सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। मायावती ने कहा कि नोटबंदी को लेकर सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। इस मामले में वे इस फैसले के पीछे सच्चाई एवं मुख्य कारण एकमात्र केवल कोरा बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अपना राजनीतिक स्वार्थ ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए आए दिन अपने ही पुराने आदेशों को बदलकर अनेकों नए नए आदेश जारी करती रहती है और खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों में तो नोट वितरण में भी काफी भेदभाव किया जा रहा है। इधर बीजेपी ने मायावती पर निशाना साधते हुए इसे मायावती की बौखलाहट बताया है। लोगों ने हमेशा काले धन की राजनीति की, जिन लोगों ने हमेशा गरीबों को बरगलाने की कोशिश की वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनका खुलासा हो रहा है और यही कारण है कि मायावती जी आज बौखलाई हुई और फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता विक्रम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रम, एक बात तो सही है, आप रैली के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में नोट वितरण नहीं किए गए या भेदभाव किया जा रहा है, लोकपाल की नियुक्ति पर आप सवाल उठाते हैं। ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट तो नजर आती है मायावती की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। देखिए तमन्ना, सीधे तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की रैलियां होती हैं, रैलियों में जो अपेक्षित भीड़ होती है वो भी देखी जा सकती है और रैली के तुरंत बाद से जो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस से कतराती थी, मीडिया से रूबरू होने से कतराती थी, मीडिया के सवाल से बचती नजर आती थी, वो अब कहीं ना कहीं टू वे कम्युनिकेशन में आ गई है। यानी आप उससे सवाल भी पूछ सकती हैं और वो जवाब भी देंगी। इस बात की भी तस्दीक की जा सकती है, माना जा सकता है। तो मायावती का ये रवैया जिस तरीके से बदला हुआ है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि एक कहीं ना कहीं जो विक्षोभ की स्थिति है मायावती के अंतर्मन में वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दूसरी बात, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा का पूरा जो अभी तक जो पीसी हुआ करती थी वो समाजवादी पार्टी को लेकर के हुआ करती थी, क्योंकि सरकार जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों ही पार्टियां जो हैं, इन दोनों पार्टियों का ही जिरह जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिनकी भी लड़ाई होनी है वो बीजेपी के जरिए ही होनी है। बसपा में जिस तरीके से फूट मची हुई है, जो भी वहां से टूट के जा रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो रहा है और यही कारण है कि मायावती जो है पीसी के जरिए ये कोशिश कर रही है कि अभी भी बसपा का जो गठजोड़ है, बसपा का जो मजबूत वोट बैंक है वो उनके पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मायावती यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बीजेपी शासित राज्यों पर यह बताती हैं कि वहां पर कैश सबसे ज्यादा उपलब्ध कराए गए और जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर कैश की व्यवस्था नहीं की गई है या फिर कम कैश की व्यवस्था की गई है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नोटबंदी का जो मसला है इसको लेकर के जो विपक्षी दल है वो मसला बनाना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की रैलियां जो हैं उन मसलों का मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब हो रही है, क्योंकि जनता का समर्थन और इसके साथ में जिस तरीके से एटीएम की कतारों में खड़े लोगों का समर्थन नरेंद्र मोदी को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आने वाले दिनों में विपक्षी दलों के लिए दिक्कत का सबब जरूर बनता हुआ नजर आएगा। तमन्ना जी, विक्रम, एक चीज यहां पर समझना चाहूंगी, जिस तरह से मायावती ने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में नोटों का वितरण कम किया गया, किस तरह से मायावती को ये आंकड़ा मिला और हर जगह, अगर पूरे देश की बात करें तो हर जगह में मिला जुला ही देखने को मिल रहा है, रिएक्शन आ रहा है और ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसे में गैर बीजेपी और बीजेपी शासित राज्य, ये आंकड़ा कहां से आ गया? देखिए तमन्ना, अगर आरबीआई के वर्गीकरण को समझा जाए तो वहां पर साफ तौर पर जाहिर है कि जो महानगर होते हैं वहां पर एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा की रकम नहीं जमा की जा सकती है। छोटे बैंक जो है वहां पर 2 लाख रुपए की व्यवस्था की जा सकती है। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसका वर्गीकरण को समझा जा सकता है और यही कारण है कि जहां पर अगर बात करें तो यहां पर जैसे उत्तर प्रदेश में ए, बी और सी 3 कैटेगराइज में जो सिटीज हैं उनका एक तरीके से वर्गीकरण किया गया है, उनको बांटा गया है। यहाँ पर लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर 5 लाख की व्यवस्था की जाती है हर
बैंक में। निश्चित तौर पर मायावती का ये कहना साफ तौर पर ये लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से एटीएम की जो कतारें हैं और तमाम एटीएम जो हैं उनके शटर जिस तरीके से गिरे हुए हैं, यानी कैश आ तो रहा है लेकिन कैश तुरंत खत्म हो रहा है, यानी जितना कैश आना चाहिए था उससे काफी कम की व्यवस्था हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये सवाल उठाना तो लाजमी है। लेकिन दूसरी बात कि ये आंकड़ा उनको मिला हो, ये आंकड़ा निराधार है, ये आंकड़ा नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये आरबीआई की रूल रेगुलेशन के एक्ट के तहत आता हुआ है और आरबीआई इस आंकड़े को किसी भी सूरत में पास आउट नहीं कर सकती, पास ऑन नहीं कर सकती है। तो निश्चित तौर पर मायावती जो है एक राजनीतिक एक सियासी जुमला जो है उसको उछाल करके जनता के बीच में इसको मसला बनाना चाहती हैं और कोशिश ये है कि इसका कहीं ना कहीं फायदा, इसका माइलेज जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में लिया जा सके। दूसरे तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम कतारें लग रही हैं, उन कतारों को भुनाना चाहती हैं, क्योंकि उन कतारों में लगे लोग वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इलेक्शन टाइम पीरियड पर वोटर बनते हैं, वोट देते हैं। ये भी कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो वोट बैंक हो वो उन कतारों से निकल करके उनके साथ जुड़े और उनकी सरकार बनाने में कायम हो। यही तमाम मसले हैं जिनको चलिए विक्रम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन लाइनों के जरिए वोट बैंक तलाश रही है मायावती, और जाहिर तौर पर एक रैली के बाद जब इतनी कामयाब रैली हो गई और पूरी जनता का सहयोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखा, तो उसके तुरंत बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसमें तमाम ये मुद्दे उठाती हैं, लोकपाल का मुद्दा आप उठाती हैं, आप गैर बीजेपी शासित राज्यों में नोट वितरण का मुद्दा उठाती हैं। कहीं ना कहीं मायावती की बौखलाहट इसमें साफ नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव से पहले एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने 5 जिलों के जिला कमेटियों को रद्द कर दिया है, जिनमें मऊ, जालौन, बागपत, मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इन सभी जिलों के नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। बहरहाल सपा परिवार में चल रही तकरार खत्म हो गई है, लेकिन शिवपाल अपने अंदाज में आ चुके हैं। उन्होंने एक अहम फैसले में 5 जिलों में जिला अध्यक्षों को बदल दिया है। शिवपाल ने फतेहपुर में रामशरण यादव, बागपत में राजुद्दीन एडवोकेट, जालौन में वीरपाल यादव, मऊ में शैलेंद्र उर्फ साधु यादव और मुजफ्फरनगर में इलम सिंह गुजर को जिलाध्यक्ष बनाया है, जबकि मुजफ्फरनगर में वसी अंसारी को जिला महासचिव बनाया गया है। और यूपी चुनाव को करीब आते देख मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नौकरशाहों का पेच कसते हुए सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव से पहले विभाग सभी ड्रीम प्रोजेक्ट्स पूरे कर ले। ऐसे में इसका असर दिखने भी लगा है। कुछ ऐसी ही कोशिश में बीजेपी खेमा भी है, जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार लखनऊ को कई सौगातें दे रही है। इसी कड़ी में सीएम अखिलेश आज हेरिटेज जोन के संवरे रूप का भी लोकार्पण करेंगे। गोमती रिवर फ्रंट, आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, साइकिल ट्रैक से लेकर गोमती नगर स्टेशन और अब आउटर रिंग रोड का काम भी इसी दिसंबर महीने में शुरू होने वाला है। अब इसे विकास के रास्ते सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कसरत कहें या फिर रिपोर्ट कार्ड में नंबर बढ़ाने का प्रयास। आलम यह है कि साल बीतने के साथ ही उत्तर प्रदेश पर तोहफों की बारिश शुरू हो गई है और इन सब में चांदी राजधानी लखनऊ की है, क्योंकि सरसरी निगाह में देखे तो ज्यादातर विकास के काम राजधानी लखनऊ के ही खाते में गए हैं। ये और बात है कि विकास के कामों के बीच श्रेय लेने की होड़ में राजनीतिक दल इस कदर आगे निकल चुके हैं कि सपा ने मेट्रो के ट्रायल से केंद्रीय मंत्रियों को दूर रखा, तो गोमती नगर स्टेशन के शिलान्यास के कार्यक्रम में बीजेपी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री को तो बुलाया, लेकिन वर्तमान को नहीं। हालांकि जब कोई बड़ा काम हो तो थोड़ी बहुत राजनीति भी होती है। अब जो राजनीति करना चाहते हैं हम तो बुलाते हैं, सबको बुलाया है। और मुझे यह भी बताया गया कि आप यहाँ आए हैं तो सारे मीडिया के लोग तैयार हैं, आपसे मेट्रो रेल के बारे में पूछेंगे, किसका ट्रायल हुआ, आपको आमंत्रित नहीं किया गया। मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं से, लखनऊ की जनता से भी मैं कहना चाहता हूं, विकास कार्यों पर कभी विवाद नहीं होना चाहिए। कौन उद्घाटन करता है, कौन लोकार्पण करता है, कौन आता है, कौन नहीं आता है, इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। खैर, राजनीति एक तरफ, लेकिन तोहफों से मालामाल तो लखनऊ है। वैसे ये बात है कि ज्यादातर काम अभी जनता के लिए दूर की कौड़ी है। एक्सप्रेस वे अभी 4-5 महीने के बाद लोगों के उपयोग में आएगा। इसी तरह मेट्रो की जो हालत है, उसकी गुणवत्ता में जो कमियां हैं, उसके जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस पे सब पे पर्दा डालने के लिए ये जल्दबाजी है कि अपनी नाम पट्टिका लगा करके एक बार मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया तो सारी जो उसकी कमी खामियां हैं वो छिप गई। पूरे 4 साल का 5 साल का हिसाब जो है वो जनता मांगती है। अगर चुनावी वर्ष में आकर आप
कुछ इस तरह के टोकनिज्म के तौर पर उद्घाटन सिर्फ करेंगे तो जनता इस बात को समझती है। विकास का मतलब सिर्फ आगरा एक्सप्रेसवे और मेट्रो नहीं होता है। विकास का मतलब उत्तर प्रदेश का समग्र विकास है। चुनाव की नजदीकियों ने राजनीतिक दलों की बेचैनी इस कदर बढ़ा दी है कि अब दावों और वादों के दम पर नहीं बल्कि विकास की योजनाओं के जरिए जनता के दिल में जगह बनाने की जुगत जारी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी बहाने जनता के दोनों हाथों में लड्डू है। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। बात करते हैं रांची में मौजूद संवाददाता रफी सामी से। जी रफी, झारखंड की बड़ी खबरें क्या हैं आज? जी, अगर झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो आज झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एकता में अनेकता के संगम के मद्देनजर मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग स्टेट के कई छात्र छात्राएं शामिल हो रही हैं और कला संस्कृति नृत्य पेश करेंगी और एकता में अनेकता का जो संगम है उसे पेश करेंगी, उसे जानेंगी, उनसे समझेगी, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से तैयारी की जा रही थी। और ये कॉन्सेप्ट था कि झारखंड के बच्चे, झारखंड के लोग दूसरे स्टेट, चाहे वो असम के हो या फिर सिक्किम के हो, अलग स्टेट के लोग को जाने, वहाँ के कल्चर को जाने, वहाँ की संस्कृति को जाने, वहाँ के नृत्य को जाने, उसी तरह यहाँ के कल्चर को लोग, वहाँ के लोग जाने, इसे लेकर के एक तैयारी की जा रही थी, जिसकी पहल आज होनी है, जिसका जो उद्घाटन है वो राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया जाएगा। और राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में ये 5 दिनों तक मेले चलेगा, जिसमें लगातार ये कोशिश की जाएगी कि एक स्टेट के लोग अलग स्टेट के लोगों को जाने, वहाँ के कल्चर को जाने, वहाँ के नृत्य को जाने, जिसको लेकर के तैयारी हो चुकी है और मुख्यमंत्री आज जो है उसका उद्घाटन करेंगे। वहीं अगर हम दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज फिर आदिवासी मूलवासी संगठनों की एक बैठक बुलाई गई है, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें आदिवासी मूलवासी संगठन जो है वो जो पिछली बंदी हुई थी शुक्रवार को 2 तारीख को CNT-SPT एक्ट में संशोधन के खिलाफ, उसमें जो प्रशासनिक रवैया था उसकी समीक्षा की जाएगी। जैसा कि बंदी का जब कॉल किया गया था उससे पहले ही प्रशासन पूरी तरह से राजधानी रांची में मुस्तैद थे और लगातार ये चेतावनी दी जा रही थी कि कोई भी उपद्रवी तत्व को नहीं बख्शा जाएगा, तोड़फोड़ करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा, जिसे देखते हुए आदिवासी मूलवासी संगठन भी काफी सतर्क थे और उन्होंने शांतिपूर्ण बंदी पार किया। लेकिन इन आदिवासी मूलवासी संगठनों का मानना है कि बंदी करने से पहले, लोकतंत्र में अपनी मांगों को रखने से पहले रघुवर सरकार इतना लोगों को डरा दे रही है, इतना धमका दे रही है, इतना दबिश उस पर डाल दे रही है कि लोग अपनी बातों को भी सही से नहीं रख पा रहे हैं, डर जा रहे हैं, प्रशासनिक डंडे से डरा दिया जा रहा है। इन सभी चीजों की समीक्षा की जाएगी और एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। जी चलिए राफी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों के लिए। और बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार से नागपुर में शुरू हो रहा है। विपक्ष इस सत्र के दौरान सरकार पर जमकर हमला बोलेगा। राज्य में नगराध्यक्ष और नगर परिषद के चुनाव नतीजे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नई ऊर्जा दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त। दिवाकर, कितना अहम रहेगा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए ये, क्योंकि फिलहाल नगर परिषद के चुनाव से उनमें एक पॉजिटिव सोच आई होगी? देखिए, जिस तरह से स्थानीय निकायों में बीजेपी को भारी सफलता मिली है, इसको देखते हुए बीएमसी का चुनाव सामने है। 2 महीने का वक्त बचा रह गया बीएमसी के चुनाव में और इसी को देखते हुए बीजेपी जो है वो कहीं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए सुराज्य रथ का ये जो शुरुआत की गई है, जो पूरे महाराष्ट्र में घूमेगा, तो कहीं ना कहीं जनवरी के अंत तक पूरा महाराष्ट्र घूमकर वो वापस आएगा। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने जो कल हरी झंडी दिखाई है सुराज्य रथ को, कहीं ना कहीं जो कार्य है सरकार के, जो इतने अभी तक जो कार्य किए गए हैं जनता के लिए, जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं जनता के लिए, उसका प्रचार करने के लिए सुराज्य रथ चलाया गया है, ताकि आने वाले जो बीएमसी चुनाव हैं उसमें पार्टी को फायदा मिल सके और साथ ही साथ लोगों को ये पता चले कि
बीजेपी जो सरकार है वो जनता के हित की भलाई सोचती है और साथ ही साथ जो जनता के लिए काम कर रही है सरकार, उसकी जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, सरकार जनता की है, जनता के लिए काम कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिखाने की जरूर कोशिश की गई है कि सरकार काम तो कर रही है, लेकिन बीएमसी चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएमसी चुनाव में जिस तरह से बीजेपी अकेले लड़ने की बात कर रही है, लगातार बयान आ रहे हैं, शिवसेना का उस पर रिएक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अगर अगले चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है तो उसके दिशा में जो है एक बड़ा कदम है सुराज रथ, ताकि लोगों को पता चले, जनता के बीच जाया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि बीजेपी से बेहतर पार्टी कोई नहीं है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अभी सुराज रथ के जो निकला है कल से, वो जो है उस पर राजनीतिक पार्टी, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या करती हैं। ऐसे में आप बने रहिए हमारे साथ। रुख अगली खबर का करें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को अपने निवास वर्षा बंगले में सुराज रथ को शानदार विदाई दी। प्रदेश सरकार के विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाने एवं योजनाओं का फायदा लेने के लिए लोगों के प्रोत्साहित करने के लिए रवाना हुआ ये सुराज रथ प्रदेश के हर जिले में जाएगा। समारोह में महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राव साहेब दानवे, सुराज्य अभियान के संयोजक विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा एवं बीजेपी सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को अपने वर्षा बंगले से सुराज रथ को शानदार विदाई दी। और छत्तीसगढ़ को दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग लोगों को प्रशिक्षण और रोजगार दिलाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग कर रहा है। छत्तीसगढ़ की समाज कल्याण मंत्री रामशिला साहू ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिव्यांगों के कौशल विकास के लिए उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ को दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रपति ने श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय आज निःशक्त दिवस है और ऐसे अवसर पर हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत ही अपना कीमती समय देकर के निःशक्त जनों का उत्साहवर्धन किया है। और जिसमें मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारी छत्तीसगढ़ की गौरव की बात है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दे करके छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाया है। और इसी तरह से हमारी एक सोच है कि दिव्यांग जनों को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे और उसको आवश्यकता के अनुसार हमेशा मदद करते हुए उसके जीवन में हर तरह की खुशियां लाएंगे। यही हमारी लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों को प्रशिक्षण और रोजगार दिलाने में अपनी भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन करने के चलते छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार मिला। समाज कल्याण मंत्री रामशिला साहू ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाघिन ने 4 शावक को जन्म दिया है, जिसमें से एक की मौत हो गई, वहीं 3 स्वस्थ हैं। इन नए मेहमानों को चिड़ियाघर में लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तो बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया और दुर्भाग्यपूर्ण एक की मौत हो गई, लेकिन 3 स्वस्थ बताए जा रहे हैं। और आजकल चिड़ियाघर के ये मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हैं। जो भी यहाँ पर आता है इन बच्चों को देखना नहीं भूलता है। चिड़ियाघर में ये 3 नए मेहमान आए हैं, जिनको देखने के लिए लोग चिड़ियाघर में आ रहे हैं। चिड़ियाघर में आए 3 नए मेहमान बाघिन ने शावकों को जन्म दिया। 4 शावक थे, जिनमें से एक नहीं बच पाया, लेकिन 3 जो है वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं। और इन तीनों को देखने के लिए चिड़ियाघर में काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इन नए मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर चिड़ियाघर में इन शावकों को देखने आ रहे हैं।
और आज नौसेना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली की अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें देश की 3 सेनाओं के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। 1934 में रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी। 1950 में गणतंत्र लागू होते ही भारतीय नौसेना ने रॉयल नाम को त्याग दिया था। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीतने में भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 दिसंबर को भारतीय सेना ने तब के पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पाक के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसेना के अड्डे पर पहली बार एंटीशिप मिसाइल से हमला कर पाकिस्तान के 3 जहाज नष्ट कर दिए थे। इसी ऑपरेशन को जीतने की खुशी में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए, वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN।